स्वागत है दोस्तों आज की क्लास करंट अफेयर बीपीएससी ज्ञान कोश पर आपका। पिछले क्लास में कल हमने 24 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में जानकारी ली। आज 25 अक्टूबर के करंट अफेयर की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है, कोयला गैसीकरण योजना के तहत किसी एकल इकाई समूह सिंगल एंटाइटी ग्रुप के लिए अधिकतम कितने वित्तीय सीमा तय की गई है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कोयला जो गैस योजना गैसीय गैस में कन्वर्ट किया जाएगा उसके लिए कितनी राशि तय की गई है। एकल इकाई मतलब सिंगल एंटाइटी के लिए, सिंगल एंटाइटी के लिए 12,000 होगा, 12,000 करोड़ रुपया। लेकिन अगर ये पूरा योजना में खर्च होगा तो 37,500 करोड़ होगा। तो पूरा योजना में इसका खर्च का अनुमानित लागत राशि क्या होगा, 37,500 करोड़। भारत सरकार की योजना है, इसमें स्वच्छ और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही कोयला गैसीकरण योजना सरफेस कोल गैसिफिकेशन स्कीम को लागू किया गया है। एकल इकाई समय बताया गया कि 12,000 करोड़ निर्धारित किया गया। टोटल कॉस्ट है 37,500 करोड़। इस योजना का उद्देश्य कोयला से गैस, रसायन, स्वच्छ ईंधन का उत्पादन बढ़ाना है और जो हम लोग इंपोर्ट करते थे क्रूड ऑयल उसकी निर्भरता को क्या करना है, कम करना है, ताकि इसकी फल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और कोयला क्षेत्र में नई तकनीकों को प्रोत्साहित करना है महत्वपूर्ण कदम माना गया। सतही कोयला योजना स्कीम है तो पहले इसमें क्या कोयले का स्वच्छ और कुशल उपयोग हो गया, गैस, रसायन और स्वच्छ ईंधन का उत्पादन हो गया, ऊर्जा सुरक्षा और आयात की निर्भरता में कमी, जैसे आज के दिनों में एलपीजी की कमी हो रही है, क्रूड ऑयल के कारण पेट्रोल डीजल ये सब क्यों महंगा हुआ है, इसकी हम लोग इसके खपत को कम करके कोयला गैसीकरण योजना के तहत अब इसमें भारत सरकार की पहल है सतही कोयले गैसीकरण योजना। अब इसमें क्या है, पहला तो वही चीज़, इसमें उद्देश्य क्या है, कोयला को सीन गैस में बदलकर यूरिया का NH2 CO NH2 में बदलना, अमोनिया, मेथेनॉल और अन्य आवश्यक रसायनों का उत्पादन करना। आयात में कमी क्या होगा, LNG जो हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात करते हैं ईरान से, उसकी कमी होगा। यूरिया और अन्य रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना। 2030 का लक्ष्य क्या है, योजना का लक्ष्य 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करना है। निवेश या रोजगार इसमें क्या है, 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ तक के भारी निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा, इससे क्या बेरोजगारी भी दूर होगी। इसमें क्या इस योजना से होने वाले बेनिफिट्स क्या है, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाएगा, घरेलू उद्योगों को कच्चे माल की सुलभ उपलब्धता कराएगा और रोजगार सृजन करेगा। रोजगार सृजन में से क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्या एक महत्वपूर्ण कदम। हम पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया, सतही कोयला गैसीकरण योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपया सिंगल एंटाइटी को मिलेगा। टोटल 37,500 करोड़ क्या है, 37,500 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें क्या होगा, LNG के उत्पादन में यूरिया और जो रसायन हम लोग आयात करते हैं उसमें क्या उत्पादन में कमी आएगी। 2030 तक का लक्ष्य क्या है, 10 करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का, हाल ही में चर्चा ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है। ई मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, डिजिटल हो गया है, तो इसी के बारे में पूछा गया है कि ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है। तो EPFO से है। तो EPFO कौन क्या है भाई, EPFO मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का पूरा नाम एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से है। तब EPFO के बारे में पूछा, पहले तो ई प्राप्ति के बारे में। ई प्राप्ति से क्या होगा, बोला इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम। जहाँ भी ई लगा रहा है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसी में इसका सारा चीज़ नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट जो रिसिप्ट हम लोग देंगे और जो एप्लीकेशन हम लोग प्राप्त करेंगे प्रोसेसिंग इंटीग्रेटेड, उसी को क्या इंटीग्रेट कर दिया गया, इसलिए प्राप्ति बना गया। EPFO का क्या काम है, पेंशन योगदान की वसूली को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है, सिंपल बनाना है, ट्रांसपेरेंट करना है और फास्ट करना है, इसीलिए ई प्राप्ति एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका काम क्या होगा, पेंशन में जो योगदान है, ब्याज है, डैमेज आदि के भुगतान और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करेगा। कौन सा, ई प्राप्ति डिजिटल पेमेंट। ई प्राप्ति से भुगतान की रसीद तुरंत मिलेगी, ट्रैकिंग आसान होगा और पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ेगी, मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप भी देख सकते हैं कि कितना टाइम मेरे को लगा और ऑनलाइन शिकायत की भी सुविधा होगी। EPFO को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया के पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO द्वारा पेंशन योगदान की ऑनलाइन वसूली, प्रसंस्करण और प्रबंधन के लिए विकसित एक आधुनिक और एकीकृत प्रणाली है। ई प्राप्ति से लाभ क्या होगा, लाभ तो बताएंगे क्या होगा, भुगतान की प्रक्रिया तेज और आसान होगी, ट्रैकिंग हम लोग कर सकेंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जवाबदेही आएगी और अनुपालन होगा नियमों का, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, कागज रहित और सुरक्षित होगी। ई प्राप्ति, तो ई प्राप्ति कौन शुरू किया, EPFO शुरू किया। EPFO हो गया एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, यहाँ प्रोविडेंट फंड मतलब जो कि क्या करती है, पेंशन के बारे में डील करती है। अब भारत के जो प्रमुख संस्थान जो अभी हम लोग पढ़े EPFO, तो उसका स्थापना पढ़ेंगे, जैसे RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अभी इसके गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। तो RBI क्या है, देश का सेंट्रल बैंक इसको बोला जाता है। इसको लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक भी बोला जाता है। जब बैंक के पास पैसा नहीं रहता है तो बैंक कर्जा लेती है, किससे लेती है, RBI से कर्जा लेती है। RBI से कर्जा लेती है, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट के दर पे कर्जा लेती है और ये ब्याज डेली बेस पे कैलकुलेट होता है। इसको रेपो रेट, अब सेबी हो गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसकी स्थापना कभी 12 अप्रैल 1988 को हुई, लेकिन दर्जा मिला 1992 में। अभी कौन है, अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। इसका काम क्या है, भारतीय शेयर बाजार को रेगुलेट करता है और इसमें जो सारे नियम, जैसे अभी हाल के दिनों में STT और क्या बोलते हैं टैक्स और जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी स्टॉक से रिलेटेड है सबको रेगुलेट करता है, लेकिन क्रिप्टो वगैरह को रेगुलेट नहीं करता है। EPFO को बताएं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। 4 मार्च 1992 को इसकी स्थापना हुई। रमेश कृष्णमूर्ति इसके क्या है, निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति। UGC क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर जगह मिला, संवैधानिक दर्जा 1956 को मिला और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विनीत जोशी इसके अध्यक्ष। UGC क्या है, शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। एजुकेशन जो देश में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण और रखरखाव करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आया और इसकी स्थापना ये इंपॉर्टेंट है। RBI के बारे में जान गए, 1 अप्रैल 1935 को, सेबी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन वैधानिक दर्जा 1992 में। EPFO 4 मार्च 1992 को होगा। UGC की विश्वविद्यालय अनुदान 28 दिसंबर 1953 को स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष संजय मल्होत्रा हो गए, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हो गए, EPFO के रमेश कृष्णमूर्ति हो गए और UGC के डॉक्टर विनीत जोशी हो गए। सारे के बारे में भी जान गए कि क्या है, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक कौन है, RBI है। सेबी किसको रेगुलेट करता है, पूरे इंडियन मार्केट से शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। EPFO क्या करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना। किसके अंतर्गत आता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का। UGC शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। RBI यह देश का केंद्रीय बैंक है जो भारत में मौद्रिक नीति या बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। सेबी भारतीय शेयर बाजार के रेगुलेट करने वाला मुख्य नियामक है। EPFO श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड और पेंशन का प्रबंधन करता है। और UGC क्या है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो देश के उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करता है। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। नीट प्रकरण मामले में इनसे इस्तीफा तक मांगा गया क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था, लेकिन आजकल सरकार अपनी जवाबदेही नहीं तय कर रही है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा
अब हम लोग नए क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पर नए परिसीमन प्रस्ताव डिलिमिटेशन कमीशन 2026 के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना गया? या 2011 की जनगणना को आधार माना गया? 2011 की जनगणना के अनुसार ही सीटें लोकसभा और राज्यसभा में तय होगी। अब इसका बारे में परिसीमन क्या होता है? परिसीमन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन 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 क्या हुआ? परिसीमन का अर्थ होता है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे। जैसे अभी लोकसभा में 543 सीट हैं, तो अब तो पुरानी हो गई, अब तो आबादी पॉपुलेशन बढ़ा है, तो क्या बोले सीटें भी बढ़नी चाहिए। उसी के लोक प्रतिनिधित्व जो है इसको समान अनुपात में करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? परिसीमन का लाते हैं। भारत में परिसीमन का कार्य चुनावी क्षेत्र लोकसभा विधानसभा सीटों की सीमाओं और उनके आरक्षण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो लोकसभा विधानसभा की सीट की जो सीमाएं हैं उनके आरक्षण को निर्धारित करता है। नए परिसीमन प्रस्ताव 2026 के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को बेस माना गया है। अब इसके पहले 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी में कहा गया था कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्विन्यास पर रोक लगाई गई थी। उसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ और 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि 2026 में फिर से जनसंख्या काउंट होगी, नई जनसंख्या उसके अनुसार से फिर ये परिसीमन का प्रस्ताव लाया जाएगा। 2026 के बाद होने वाले परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। परिसीमन अभ्यास और महिला आरक्षण 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें क्या सरकार परिसीमन अभ्यास की गति प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में संवैधानिक संशोधन करने की तैयारी में। इसका 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा राज्यसभा विधानसभा की सीट को बढ़ाया जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कि 82 के अनुसार 2026 तक पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने 2011 के जनगणना का उपयोग करके लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 की जनगणना सीटों को बढ़ाकर 816 करने की योजना है और 2029 के चुनावों में 33% महिला आरक्षण होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 33% महिला आरक्षण 2029 तक का लक्ष्य 816 सीट बढ़ा के हो जाएगा 543। यह रणनीति राज्यों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखती है, जिससे क्या होता है जनसंख्या नियंत्रण के सफल दक्षिण राज्यों को दंडित न किया जाए। दक्षिण राज्यों में जैसे अभी भी लोकसभा की सीटें कम है, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी बढ़ाया जा सके। इस कदम के सामने संघवाद, द्वितीय संसाधनों के बंटवारे, फिस्कल डिवोल्यूशन और भारतीय प्रतिनिधित्व के सूत्र की आवश्यकता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां विद्यमान है। अब सीटों में वृद्धि, परिसीमन अभ्यास से संबंधित प्रमुख विकास 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि होगी प्रो रेटा के हिसाब से। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, बताएं। राज्यों का अनुपातिक संतुलन बनाए रखेगा। दक्षिण राज्यों में क्या होता है जनसंख्या नियंत्रण की सफलता के कारण वहां जैसे जनसंख्या नियंत्रण अभी नॉर्थ में नहीं है, तो उससे दंडित होने से राज्यों को सापेक्ष प्रतिनिधित्व स्थिर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 होगी, तमिलनाडु की 39 से बढ़कर 59 हो सकती है। तो वैसे दक्षिण में जैसे जनसंख्या नियंत्रण है तो जनसंख्या होगा तो सीट भी कम होगा। उस प्रकार उत्तर भारत में जैसे जनसंख्या का कोई नियंत्रण अभी यहाँ नहीं है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो यहाँ क्या होगा? वहाँ उसके सापेक्ष में सीटें और बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? वो दक्षिण के राज्य सोचेंगे कि मेरी लोग वहाँ से अगर वोट भी कम आएगा तो देश का केंद्रीय सत्ता नॉर्दर्न स्टेट के राज्यों पर डिपेंड हो जाएगा। अब क्या नई जनगणना से पृथक महिला आरक्षण को नई जनगणना से अनिवार्यता से अलग किया जाएगा। महिला आरक्षण को जो नई जनगणना की है जो अनिवार्यता से अलग किया जाएगा और 2011 को आधार वर्ष बनाया जाएगा ताकि इसका शीघ्र क्रियान्वयन हो सके। ऐसा बोला गया कि महिला आरक्षण को 2011 की जो आधार वर्ष है उससे अलग करके रखा जाएगा। महिला प्रतिनिधित्व में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जिससे महिलाओं का क्या भागीदारी सुनिश्चित होगी। 816 सीट में से 273 सीटें लागू। यह व्यवस्था 15 वर्षों तक लागू रहेगी। अब SC/ST कोटा 84 से बढ़कर क्या हो सकता है? 136 हो सकता है SC/ST कोटा। ST के लिए 47 से बढ़कर 70 हो सकता है। ये आरक्षण क्या वर्टिकल में लागू होगा? आज भी आरक्षण वर्टिकल रूप से लागू होता है। और SC और ST जो श्रेणी है उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। विपक्ष ने OBC महिलाओं के विस्तार की भी मांग रखी है। क्रियान्वयन का समय का क्या है? सीट संसद 2029 के आम चुनावों से प्रभावी होने की संभावना है। जून 2026 तक एक परिसीमन आयोग का गठन की संभावना है। अब इसमें क्या है? परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा राज्यसभा के लिए भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को लागू करना। एक व्यक्ति है उसका एक वोट होगा, उसका एक मूल्य होगा। अब जनसंख्या घनत्व के होने वाले परिवर्तनों के अनुसार सीमाओं को समायोजित करना। जैसे जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उनको जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। जैसे बिहार का भी जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। अब संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है? अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम बनाने का निर्देश दिया गया था। जितने भी जनगणना जो 10 वर्ष में होता है उसके लिए क्या परिसीमन आयोग बनाने का दे दिया था। अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं में पुनर्निर्धारण का प्रावधान है। जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई थी ना, उसी तरीके से अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं में भी इसका उल्लेख है। परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय स्वतंत्र निकाय जैसे सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन या नामित चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त। 3 जो स्वतंत्र निकाय, पहला कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमीशन है और संबंधित राज्यों के क्या करते हैं? इनके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में इसको मतलब चुनौती नहीं, रिट नहीं डाला जा सकता है इसके थ्रू। अब 42वां संविधान संशोधन क्या करता था? कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर था, उसको स्थगित किया गया। 42वें संविधान संशोधन का हुआ था 1976 में, इसमें क्या है? लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर थी, उसको स्थगित किया गया 42वें। अब है 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। यह स्थगन 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक क्या हुआ था? बढ़ा दिया गया। अब न्यायिक पुनर्वलोकन में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय छगनलाल राठौर मामला 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि परिसीमन आयोग का आदेश विवेकाधीन हो और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता हो तो उसको न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। रिव्यू पिटीशन किशोर चंद्र बनाम राठौर मामले में 24 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर परिसीमन आयोग का जैसे नलन किया गया ना, क्या चीज़ किया गया था? नलन अभी जो हम लोग पार्टी को फंड को वोट देते थे, पार्टी फंड को पैसा देते थे, उसका कोई ऑडिट नहीं था, तो उसको नलन डिक्लेयर किया गया। अब परिसीमन आयोग से जुड़ी चिंताएं, इसकी चिंताएं क्या क्या है, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करें। अब इसमें क्या चर्चा की? दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। दक्षिण के राज्य क्या करें? दक्षिण के राज्य ने सफलता पाई। तो सफलता पाने से क्या हुआ है? सफलता पाने से हुआ है कि दक्षिण के राज्य उसमें क्या वहाँ के जनसंख्या नियंत्रण होगा तो क्या होगा? सीटें भी कम होगी। केवल वर्तमान जनसंख्या का परिसीमन करने से उनकी सीटों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जबकि उच्च प्रजनन दर जैसे बिहार, यूपी, उत्तरी राज्यों को अधिक लाभ होगा। केवल जनसंख्या के परिसीमन में केरल में वृद्धि 0% होगी, तमिलनाडु में 26% होगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 79% होगी। सोचिए कितना अंतर है। अगर अभी की जनसंख्या नहीं होगी, सिंपल इसको डिलिमिटेशन कराया जाएगा, तब कितना साउथ वाले को घाटा होगा। संघवाद के लिए खतरा होगा, जो भी फेडरलिज्म है हम लोग का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसको क्या होगा? खतरा होगा। सीटें अगर बढ़ जाएगी तो लोग इधर ज़्यादा फोकस करेंगे नॉर्थ इंडिया पे और साउथ इंडिया को मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। सीटों का उत्तरी राज्यों पर महत्वपूर्ण हस्तांतरण भारत के संघीय स्वरूप को कमजोर करेगा।
वित्तीय संसाधनों पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। सीटों के पुनर्स्थापित आयोग के माध्यम से राज्यों को मिलने वाले करों के बंटवारे में फिस्कल व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जो राज्यों को कर हम लोग को दिया जाता है उससे क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब इसका बारे में बोला गया है कि भारित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाने के बजाय जनसंख्या को आधार जो 2011 का बनाने के नाम उसके भौगोलिक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व देखा जाए, विकास स्तर भी देखा जाए और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बहुत जरूरी है, जो कि भारत में उतना देखा नहीं जाता। जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग क्या है, कैसा आप पानी पी रहे हैं, कैसा आप शिक्षा ले रहे हैं, कैसी हवा में रह रहे हैं, तो उसको ना देखा। जो कर योगदान ज़्यादा करते हैं दक्षिणी राज्य, उनको लॉस होगा। ध्यान में रखते हुए भारत की जनगणना के आधार पर परिसीमन और महिला लैंगिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह संघीय संतुलन, न्याय संगत प्रतिनिधि का क्या सामंजस्य बनाए रखें। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार सार में देख लेते हैं। परिसीमन आयोग के बारे में क्या पढ़े। परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब 2011 को क्या बनाया गया, आधार वर्ष बनाया गया। मतलब 2011 के ही जनगणना के अनुसार सीटें तय की जाएगी, आधार वर्ष तय करना गया। अब इससे कुछ राज्य हैं जो खपा जिन जो जनसंख्या नियंत्रण करते हैं, वो राज्य को लॉस होगा। वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को आधार न बना के वहाँ की जो विकास दर है, कर जो हम लोग टैक्स देते हैं उसको भी देखा जाए, और उसके बाद क्या देखा जाए, वहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है उसको भी देख करके ही लोकसभा और राज्य के विधानसभा की सीटें तय की जाए। अब इसमें परिसीमन आयोग में कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं वो हो सकते हैं, पहला। दूसरा, राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं, राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त होंगे। और क्या है, और चीफ इलेक्शन कमीशन, इनकी अध्यक्षता में ये सारा कुछ किया जाएगा। पहले न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन अब न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। किसका किया जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो परिसीमन आयोग है उसको रिव्यू पिटीशन किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट हुए जिसके बारे में हम लोग जानें। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में गरुड़ा पहल का प्रस्ताव किसने रखा। तो गरुड़ा क्या है पहले, तो गरुड़ा का फुल फॉर्म होता है ग्रीन चैनल एयर रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। गरुड़ा का फुल फॉर्म हो गया ग्रीन चैनल। अब ग्रीन चैनल से समझ में कुछ आया होगा आप लोगों को कि ग्रीन चैनल मतलब पर्यावरण को क्या करना है। मतलब अब है कि ग्रीन चैनल बनाया गया, ये किसके द्वारा किया गया, सेबी के द्वारा। सेबी क्या अभिप्राय थे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, भारतीय शेयर मार्केट को भी रेगुलेट करती है, पूरा स्थापना भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका है कि सेबी के द्वारा इसको रखा गया। अब इसका पहल के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। पहला इसका एम क्या है, वैकल्पिक निवेश योजनाओं को शुरू करने की प्रक्रिया को तेज, सरल और निवेशकों के अनुकूल बनाया जाएगा। समय सीमा में कमी की जाएगी। कौन सी समय सीमा, पहले समय योजनाओं को शुरू करने 30 दिन से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव रखा गया। डायरेक्ट फाइलिंग होगी। मान्यता प्राप्त निवेशकों, रिटेल इन्वेस्टर और एंजल फंड्स के लिए मर्चेंट बैंकर के माध्यम से फाइलिंग की अनिवार्यता को समाप्त कर सीधे दस्तावेज जमा करने की सुविधा का प्रस्ताव है। अब है कि गरुड़ा के बारे में तो हम पढ़ लिए। अब गरुड़ा के बारे में पढ़ने से भी हो गया। सेबी की स्थापना क्या हुई, 1992 में हुई थी, 1988 का अधिनियम से हुआ था। अब हम लोग ईडा के बारे में पढ़ेंगे और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस करके लाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये किस पे, सहकारी संघवाद पे आधारित है। पूछेगा कि किस पे आधारित है, तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पंगड़िया थे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पंगड़िया थे, ठीक है। अब इसमें इरडा के बारे में बताया था, IREDA। अब इरडा क्या है, इरडा है नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण कंपनी। जो नवीकरणीय हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, तो उसको क्या करती है, पैसे फंड से मदद करती है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त प्रदान करती है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सब की जो कंपनी है उसको फंड देती है, जिससे देश में ऊर्जा की किल्लत न पैदा हो। आरबीआई क्या अभिप्राय थे, लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, और जब भी कभी देश में संकट आती है बैंकों को, तो ये आरबीआई उसकी मदद करती है। यह देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है, जो मौद्रिक नीति भी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी पूछेगा भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, तो आरबीआई बनाती है, और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। नीति आयोग के बारे में तो आपको बताएंगे सारा कुछ, गरुड़ा भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नीदरलैंड। भारत जो नीदरलैंड है उसका द्विपक्षीय क्या होता है, शिखर सम्मेलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत नीदरलैंड द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात के धोलेरा में सहयोग करने के लिए डच कंपनी ASML ने किसके साथ समझौता किया है, तो ASML क्या करता है, चिप बनाता है, ठीक। तो किसके साथ समझौता किया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ समझौता किया। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ समझौता किया। अब डच कंपनी ASML क्या होता है, ASML मतलब एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी, इसके साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर किया। यह सहयोग गुजरात के धोलेरा में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए किया गया। ASML क्या है, ASML कंडक्टर है जो लिथोग्राफी मशीनों की विश्व की अग्रणी निर्माता है। यह निवेश भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को क्या करेगा, मजबूत करेगा। इसका एम क्या है, भारत के सेमीकंडक्टर जो निर्माण है उसको आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना। इसके बीच किया गया भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी जी और नीदरलैंड के PM। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ASML क्या है, कहाँ की है, मुख्यालय इसका ASML का कहाँ है, बेलगोवेन नीदरलैंड में। स्थापना 1984 में हुई थी। मतलब 1984 से ये लोग R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत में अभी तक ना AI का कोई R&D है, इसीलिए हम लोग को दूसरे देशों पे टेक्नोलॉजी के मामले में निर्भर रहना पड़ता है। तो भारत सरकार को अपना भी कुछ सोचना चाहिए। अब बताइए 1984 से कर रहे हैं, अब कितना हो गया, मतलब लगभग 42 साल के बाद, 42 साल पहले ही इन्होंने सेमीकंडक्टर चिप ये सब के लिए आगे सोचा। दुनिया में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए लिथोग्राफी मशीन की सबसे बड़ी निर्माता है और अत्याधुनिक UV बनाता है, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी तकनीक से। धोलेरा स्पेस इन्वेस्टमेंट रीजन में किया गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। कितने का निवेश है, आ सकता है 91,000 करोड़ का निवेश है। मतलब कितने का निवेश है, 91,000 करोड़ का निवेश है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जाएगा। उत्पादन शुरू होने की संभावना 25-26 से। ठीक है, वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। भारत के लिए क्या जरूरी है, जैसे गुजरात है, गुजरात के धोलेरा इधर, यहाँ क्या है, ASML और टाटा के द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर होगा। रोजगार के नए अवसर, औद्योगिक विकास पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और नवाचार को गति मिलेगी, इनोवेशन को गति मिलेगी। वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की मजबूत स्थिति होगी। यहाँ पे हम लोग अभी 5 देश की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा जो किए थे मई में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके बारे में कुछ संक्षिप्त देख लेते हैं।
यूएई का दौरा किए, नीदरलैंड का दौरा किए थे, स्वीडन का, नॉर्वे का और इटली का। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इटली की राजधानी रोम। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? द हेग है। द हेग बोला जाता है, द हेग। इसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। 2002 में इसको अपनाया गया था। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। एईडी बोला जाता है, दिरहम, अबू धाबी दिरहम। ठीक है। अब इसके बारे में बोला गया कि नीदरलैंड को कुछ लोग हॉलैंड भी पहले बोलते थे, लेकिन हॉलैंड पूरा नहीं था। हॉलैंड दक्षिणी दक्षिणी हॉलैंड में एम्स्टर्डम और रोटरडैम था, उसको हॉलैंड बोला जाता था, लेकिन अब पूरा नीदरलैंड ही बोला जाता है। अब नीदरलैंड के बारे में मुख्य आकर्षण समझौते के बारे में पढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात से क्या रणनीतिक तेल भंडार भी किया गया, जो राजस्थान में 30 बिलियन बैरल क्षमता के लिए रखा गया। 30 बिलियन बैरल तेल रखा जाएगा, जो कि देश की विपत्तीय संकटकालीन समय में उपयोग करा जाएगा। गैस आपूर्ति, ऊर्जा सहयोग बढ़ाना है, रक्षा को मजबूत करना है, नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और अच्छा सहयोग पर रणनीतिक साझेदारी तैयार करनी है। और क्या करना है? कॉपर प्लेट, चोला ही रखा, तांबा का शिलालेख का क्या हुआ? भारत को लौटाया था चोल वंश के, नीदरलैंड ही नहीं लौटाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नीदरलैंड का दौरा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्वीडन द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेसी संचालित सहयोग को क्या करना? मजबूत करना है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ क्या किया जाता है? नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। और नॉर्वे के पत्रकार लीजा एक को क्या किया गया था? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए तो लीजा एक, जैसे नॉर्वे क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है, शीर्ष स्थान में शामिल है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड में। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नोबेल पीस प्राइज यहीं दिया जाता है। तो पहली भारतीय यात्रा थी, इसके कारण वो चर्चा में रही जाए। भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन के दौरान ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को क्या हुई? मंजूरी मिली है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और नॉर्वे के प्रधानमंत्री। इटली की राजधानी रोम है, यहाँ एग्रीकोला पुरस्कार मिला। किसको? पीएम मोदी को मिला एग्रीकोला पुरस्कार। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में ही है। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। मेलोनी को क्या किए थे? मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किए हैं। इसके कारण ये चर्चा में है। द्विपक्षीय संबंधों की साझेदारी मजबूत होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, व्यापार, अच्छा संस्कृति प्रोजेक्टों में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। आपको इतना फैक्ट बता दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन मिला मोदी जी को? जो 5 देश गए। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार दिया गया स्वीडन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार अवार्ड कौन दिया? स्वीडन दिया। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया द्वारा पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया। यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह से स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान क्या है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो कि मोदी जी को दिया गया। उसके बाद इन दो पुरस्कार, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे के राजा हेराल्ड द्वारा भारत और नॉर्वे के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की दिशा में ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। स्वीडन का हो गया सर्वोच्च नागरिक रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, इसका हो गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर। नॉर्वे हो गया आंसर, पोलर वाले को याद रखना है। ठीक है। अब इसमें सारे यात्रा का फोकस क्या था? ऊर्जा सुरक्षा को जोड़ दिया गया, रक्षा सहयोग को जोड़ दिया गया, सेमीकंडक्टर चिप के लिए धोलेरा में बनाया गया। और गुजरात और क्या ये क्या करेगा? 30 बिलियन बैरल तेल की टैंक क्षमता के लिए भारत के 3 राज्यों में अपना हब स्थापित करेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन गैस पे जोड़ दिया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे जोड़ दिया गया। और यात्रा कब से कब हुई थी? 15 से 20 मई 2026 को हुई थी। यहाँ वही लिखा हुआ, प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली यात्रा हुई थी। यहाँ आपको बताया गया सारा सर, हम पहले ही बता दिए आपको। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। सारा ये सब हो चुका है। इंडिया मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये दौरा, ऊर्जा सुरक्षा, एलपीजी, सेमीकंडक्टर का यूज होगा। नीदरलैंड की तरफ से यहाँ पे एक डैम भी बनाया जाएगा, जो माहे नदी गुजरात में बनाया गया। माहे नदी, साबरमती नदी पे 30 किलोमीटर का लंबा बांध बनाया जाएगा। कल मैंने आपके क्लास में डिस्कस किया था। इनोवेट इंडिया, और यहाँ पे समझौते भारत स्वीडन पार्टनरशिप, इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। इनोवेट इंडिया। नॉर्वे के बारे में भी हो गया चर्चा, टनल निर्माण तकनीक, डिजिटल विकास पे जोड़ दिया जाएगा। ये सब नॉर्डिक कंट्री, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक में 5 कंट्री आता था ना, कल बताए थे ना। अब नॉर्डिक कंट्री के बारे में आपको कल भी बताया गया था, आज भी बताते हैं। नॉर्डिक कंट्री में 5 देश शामिल है। 5 देश शामिल है। कौन कौन देश हैं? डेनमार्क के बाद हो गया स्वीडन और फिनलैंड, 3 हो गया। तो नीचे नॉर्वे हो गया, नॉर्वे के नीचे आइसलैंड हो गया। डेनमार्क की राजधानी कहाँ? कोपेनहेगन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और आइसलैंड की राजधानी रियाजकिंग। ये क्या हो गया? पहला हो गया कि नॉर्वे किस लिए प्रसिद्ध है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? टॉप पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? टॉप पे कौन है? नॉर्वे है। डेनमार्क क्या है? करप्शन इंडेक्स में टॉप पे है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पे है, मतलब यहाँ सबसे कम करप्शन है पूरे विश्व में। सबसे कम करप्शन कहाँ है? डेनमार्क में। देखिए 5 कंट्री है जो सारे इंडेक्स में टॉप 3 में रहते हैं। और स्वीडन में क्या है? इनोवेशन में टॉप पे है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है? टॉप पे है। कौन? स्वीडन। उसके बाद फिनलैंड है। फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे है। विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। दूसरे नंबर पे क्या है? आइसलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। तो 5 कंट्री के बारे में जान गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिंकी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, आइसलैंड की रियाजकिंग। करप्शन इंडेक्स में क्या है? सबसे कम करप्शन कहाँ है? डेनमार्क में। और इनोवेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ HDI में कौन टॉप पे है? स्वीडन टॉप पे है। फिनलैंड किसमें? हैप्पीनेस में फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे आइसलैंड है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। मतलब यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा सकता है, ना कि उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। इसमें भारत की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जानते ही होंगे, असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या होता है? पहला भारत के सॉफ्ट सेल कछुए, नाम से लग रहा है सॉफ्ट सेल, मतलब क्या? कोमल उसका सेल होता है, उसका कछुआ तो छोड़ा गया है। ये क्या है? कछुआ का संरक्षण करेगा और उनके व्यवहार, आवास, उपयोग और प्रवास के अध्ययन में क्या करेगा? मदद करेगा। रियल टाइम निगरानी करेगा कछुए की गतिविधियों पर। इसका संरक्षण रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अब क्या है? प्रसिद्ध दुनिया में एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें क्या है? 1905 में काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 5 में क्या? काजीरंगा रिजर्व। क्षेत्रफल है 858 वर्ग किलोमीटर। बफर जोन है 1030 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ क्या? एक सिंग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, जंगली भैंसा, दलदली हिरन, स्वैम्प डियर बोलते हैं इसको, स्वैम्प में दलदल होता है। रॉयल बंगाल टाइगर भी, तेंदुआ, जंगली सुअर, गिब्बन आदि 480। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को क्या करेगा? मजबूत करेगा। यह क्षेत्र बाढ़ प्रबंधन, घास भूमि, नदियों, दलदलों और आर्द्र भूमि का अनोखा संयोजन है। आर्द्र भूमि
विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1972 ईरान के रामसर शहर में बनाया गया था ना, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस वही आर्द्र भूमि है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में काजीरंगा को शामिल किया गया। अब कास्ट ऑफ वैज्ञानिक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो याद रखना। अब हम लोग हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जैसे इसमें सारा जो उद्यान इसके बारे में पढ़ते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। साउथ बटन कहाँ है? अंडमान है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट कहाँ है? बताइए आप लोग जिम कॉर्बेट कहाँ है? कमेंट में आप लोग बताइए जिम कॉर्बेट कहाँ है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? पहला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस नेशनल पार्क केंद्र स्थित है लद्दाख के कहाँ है? सोनम वांगचुक है, जो कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उन पर यूएपी एक्ट का मुकदमा दायर किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दुनिया में हिम तेंदुओं तो स्नो लियोपार्ड का सबसे प्रमुख संरक्षित केंद्र होने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्नो लियोपार्ड के लिए। पूर्वी लद्दाख का दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ है, लेह शहर के काफी करीब है। दुनिया में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर माना जाता है। हिम तेंदुओं के अलावा तिब्बत भेड़िया, यूरेशियन भूरे भालू, लाल लोमड़ी और भरल नीली भेड़ जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। जैसे देखिए हिम तेंदुआ, ये देखिए हिरन की तरह है। अब यह इस उद्यान के समीप हेमिस मॉनेस्ट्री भी बनाया गया है, जो बौद्ध अनुयायियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये हेमिस मॉनेस्ट्री भी बनाया गया है, जो बौद्ध हेमिस मॉनेस्ट्री जो बौद्ध क्या है? बौद्ध धर्मों के अनुयायियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इसकी विशेषता क्या है? हाई एल्टीट्यूड वाले जैव विविधता और शांत बर्फीले रेगिस्तानी वातावरण के लिए। यहाँ पे क्या होता है? रेगिस्तान है, लेकिन क्या वो बर्फ से ढका हुआ है। इसकी स्थापना कब 1981 में हुई। क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हेमिस है। 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एशिया में हिम तेंदुओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। हिम तेंदुआ क्या है? दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति, ऊंचाई वाले ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसका सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण आवास है। अब अच्छा, अभी काजीरंगा, अच्छा जिम कॉर्बेट काजीरंगा के बाद हाल ही में चर्चा में रहा अब है एआई। अब है क्या? एआई बनाया गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हेल्पबॉट बनाया। किस केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया? आजकल साइबर क्राइम बढ़ रहा है। लोग पढ़े लिखे लोग ज़्यादा उसके झांसे में फंस रहे हैं। कभी कोई एक्सीडेंट का वीडियो बना के, कभी कोई मतलब उस आदमी का फोटो बना के भेज रहे हैं लोग, कभी हॉस्पिटल में बना के, कभी यूपीआई की मदद से लोग को ठगा जा रहा है। कई लोगों की इसमें जान तक चली गई है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। तो इसके लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने क्या अभय नामक एक ऐप बनाया। अभय ऐप क्या करेगा? अभय ऐप एआई आधारित हेल्पबॉट है। केंद्रीय अन्वेषण हाल ही में अभय नामक आधारित हेल्पबॉट लॉन्च किया, जो साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नागरिकों की सहायता करेगा। तो अभय हेल्पबॉट है क्या? एआई बेस्ड हेल्प अवेयरनेस ऑन यूथ। अभय का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एआई बेस्ड हेल्पर फॉर अवेयरनेस एंड यूथ। एक एआई आधारित चैटबॉट है। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित सहायता देगा, नागरिकों को शिकायत दर्ज करने और स्थिति जानने की साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में मदद करता है। इसे सीबीआई द्वारा नागरिकों विशेषकर युवाओं को साइबर अपराध से सुरक्षित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। ये अभय की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 24/7 उपलब्ध है, 365 दिन, कभी भी कहीं भी सहायता होगी, सरल भाषा में संवाद करेगा, आम नागरिकों के लिए आसान इंटरफेस होगा, जैसे लोकल लैंग्वेज में ही बात करेगा। तो इससे क्या होगा? आम नागरिक को ज़्यादा फायदा होगा। उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता, किसी को हिंदी समझ में नहीं आता, वहाँ की लोकल लैंग्वेज शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन, जानकारी प्रदान करेगा, साइबर सुरक्षा के टिप्स देगा, सतर्कता बरतेगा, बचाव का उपाय बताएगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में तो बताई दी आपको। साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, आम जनता के लिए सही जानकारी और सहायता जरूरी है। अब है लोगों को जागरूक बनाकर और समय पर मार्गदर्शन देकर वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान। अब बोले थे कई आदमी का सुसाइड कर लिया, कई आदमी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, डॉक्टर को 4 करोड़ रुपया ठग लिया गया डिजिटल अरेस्ट के द्वारा दिल्ली। ये सरकार की डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं को साइबर अपराधियों के प्रति सचेत और सक्षम बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब का पूरा नाम याद रखना, एआई हेल्प। अब हम लोग इसके चारों जो संस्थान इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत की प्रमुख खुफिया और जांच एजेंसियां कितनी हैं? 4 तरह की हैं। पहला है की प्रमुख खुफिया और जांच एजेंसियां, मतलब जांच एजेंसी हमारे यहाँ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी एनआईए, इसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कहा जाता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए की स्थापना कब हुई थी? मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद विरोधी संघीय जांच एजेंसी बनाई जाए, जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने वाले जैसे बम विस्फोट, आतंकवादी गतिविधि, साइबर आतंकवाद की जांच करती है। अभी इसके हेड कौन है? राकेश अग्रवाल। इसकी स्थापना 2008 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद हुई। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1973 में हुई। इसके कार्य क्या है? प्रमुख जांच एजेंसी पुलिस एजेंसी होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार, करप्शन, रिश्वतखोरी, बड़े घोटालों, हत्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठित अपराध, जिसको इंटरपोल बोलते हैं। इंटरपोल मतलब इंटरपोल की जांच करती है। कौन जांच करती है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। के हेड कौन है? परवीन सूद। प्रवर्तन निदेशालय, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? राहुल नवीन इसके वर्तमान प्रमुख हैं। इसका कार्य क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है। वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। एनआईए भी होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। होम अफेयर्स के मंत्री कौन है? अमित शाह। उनके पास अतिरिक्त प्रभार भी है सहकारिता मंत्रालय का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एनआईए और सीबीआई आई। लेकिन जो ईडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, क्योंकि फाइनेंस का काम है। ये काम क्या करता है? फेमा जो विदेशी मुद्रा कानून फेमा का पालन सुनिश्चित करता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा का रेगुलेशन को फॉलो कौन करता है? ईडी। काले धन को सफेद करने वाले जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसता है। तो ईडी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत है? फाइनेंस के अंतर्गत। ये फेमा का पालन कराया, उसके बाद जो काले धन को सफेद करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में काम करता है, और आर्थिक जो अपराधी जो विदेशियों के अपराधी उन पर क्या करता है? शिकंजा कसता है। अब तीसरा है आईबी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। इसके प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। भारत की सबसे पुरानी आंतरिक खुफिया एजेंसी है। सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी कौन है? आईबी है। इसका काम देश के भीतर की सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, देश के अंदर की आतंकवाद विरोधी गतिविधियां, जासूसी को रोकना और सरकार को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान करना, इसका काम है। तो हम लोग चारों एजेंसी के बारे में पढ़ लिए, एनआईए, सीबीआई, ईडी और आईबी। अब इसमें देखते हैं तुलनात्मक, इसका स्वरूप क्या है? आतंकवाद विरोधी हो गया जांच एजेंसी एनआईए, और ये क्या है? जांच पुलिस एजेंसी है सीबीआई। अब वित्तीय एजेंसी कौन है? ईडी है। और आंतरिक खुफिया एजेंसी है ये, तो पुलिस जांच करेगी सीबीआई में, आतंकवाद विरोधी रहेगा एनआईए, और आंतरिक रहेगा देश का इंटरनल रहेगा तो आईबी है। इसका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है। किसके अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आया। सीबीआई किसके अंतर्गत है? ये भी पूरे भारत में है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ईडी क्या है? वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के अंतर्गत है। अब हम लोग नए क्वेश्चन में कहते हैं, किस देश ने भारत को चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनमेगलम ताम्रपत्र को सौंपा? अनमेगलम ताम्रपत्र याद रखना। अनमेगलम ताम्रपत्र को कौन सौंपा? नीदरलैंड को। अभी हम कुछ देर पहले पिछले दिन पढ़ा था नीदरलैंड को क्या बोलते? पहले हॉलैंड के नाम से भी जानते थे। नीदरलैंड को पहले क्या नाम से जानते थे? नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? द हेग।
नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी हुई, यहाँ से प्रशासनिक राजधानी इसको बोलते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली संवैधानिक राजधानी के बारे में चर्चा किया जाए तो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो गई? द हेग हो गई प्रशासनिक राजधानी। लेकिन अगर पूछा जाए एम्स्टर्डम हो गई संवैधानिक राजधानी। द हेग में देश का क्या है? सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय है, प्रशासन वहीं से चलता है। द हेग में सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक प्रभारी रहता है, ठीक, इसीलिए वो प्रशासनिक राजधानी हो गई, ठीक। उसके बाद नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है। अभी नीदरलैंड से समझौता हुआ था किस चीज़ के लिए? एआई, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, फिर दूसरा बांध बनाने के लिए गुजरात में। तो बहुत सारे समझौते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा पे थे तो वहाँ पे बहुत सारे समझौते जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, ठीक। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। किसमें? अब यहाँ के क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? टॉप पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पे है। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्री जारी करता है। और नॉर्वे की पत्रकार का नाम क्या था? लिया। नॉर्वे की पत्रकार क्या थी? हेले लिंग, जिसने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा था तो वो चले गए थे। इसका काफी इतिहास रहा। नीदरलैंड में भारत के चोल राजवंश के ऐतिहासिक अनमंगलम मंगलम ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र क्या है? 11वीं सदी के तमिलनाडु के चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल से संबंधित। इसमें अनमंगलम नामक गांव को दान के देने का उल्लेख है। वो पहले जैसे कागज नहीं रहता था तो ताम्रपत्र में लिखा जाता था। नीदरलैंड सरकार ने इन अमूल्य धरोहरों को भारत को लौटाकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। और 2027 तक क्या है? बोला गया था ना कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया जाएगा। अब नीदरलैंड देश हो गया, कंट्रीज की मुद्रा हो गई यूरो हो गई, प्रधानमंत्री हो गया डिक सूक, प्रधानमंत्री हो गया नीदरलैंड के। सांस्कृतिक सहयोग 2027 तक डेडलाइन रखा गया। चोल ताम्रपत्र की वापसी प्रधानमंत्री 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र को भारत सरकार को लौटा दिया गया। कहाँ रखा हुआ था? लाइडेन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा हुआ था। इसमें क्या थे? 21 बड़े ताम्रपत्र, 3 छोटे ताम्रपत्र थे। और चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा जारी किए गए शाही अभिलेख हैं। ये अभिलेख अनमंगलम ग्राम था, अनमंगलम उस समय तमिलनाडु के नागपट्टनम स्थित चूलाम मणि विहार नामक बौद्ध विहार को भेंट किए जाने को औपचारिक रूप प्रदान करते हैं। इन ताम्रपत्रों में तमिल और संस्कृत भाषाओं में लिखित पाठ अंकित है। पूछेगा ताम्रपत्र में कौन कौन भाषाएं अंकित हैं? तो तमिल और संस्कृत हैं। इन चोल ताम्रपत्रों की पुनर्प्राप्ति विशेष महत्व रखती है क्योंकि वे केवल अतीत की कलाकृति नहीं है बल्कि भारत की विरासत और सभ्यता के मूल गाथा है और इससे गहरा भावनात्मक महत्व रखता है। अब इसमें क्या है? धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर था, बौद्ध विहार को दिया गया शाही अनुदान था, तमिल और संस्कृत भाषा में लिखित यह अभिलेख था, भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण है और तमिलनाडु के नागपट्टनम चोल काल के प्रसिद्ध उस समय जो संस्कृति थी उसको ये दर्शाता है। यह है अनमंगलम ताम्रपत्र। देखिए कॉपर प्लेट में लिखा गया। अब आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग रिवीजन करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए।